राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष के कालखंड में मैं जिन अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके समक्ष ला रहा हूं, पूर्ण रूप से अज्ञात 642 642 वीडियोस जो मैं आपको दे चुका हूं, उसके 99% जो क्रांतिवीर वीरांगना में आपके सामने ला रहा हूं, अज्ञात, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का, श्रद्धा सुमन भेंट करने का, उनको स्मरण करने का, जो कि हर कौम का दायित्व है, अपने पूर्वजों को, पुरखों को, बलिदानियों को, उन मौन तपस्वियों को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको स्मरण करना। ऐसे ही अनजान, अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात नायक नायिकाओं की पंक्ति में कल के एपिसोड के अंदर मैंने एक नया नाम जोड़ा था, श्री राम कृष्ण खत्री। चलिए, कल के एपिसोड के बाद आज हम आगे बढ़े जरा। श्री रामकृष्ण खत्री महाराष्ट्र के चांदा जिले के चिखली गांव के निवासी थे। हाँ, वो विद्यार्थी काल से ही बड़े उग्र विचारों के थे, देशभक्ति से परिपूर्ण, लेकिन अंग्रेजों के साथ दो दो हाथ करना चाहते थे। सत्याग्रह का मार्ग उनको नहीं अच्छा लगता था ये सब बकवास है, इससे अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ेगा, ये सत्य था। डॉक्टर मुंजे और बाल गंगाधर तिलक, दो महान क्रांतिकारी विचारक, उनसे बहुत प्रभावित थे। युवावस्था में ही वो रामकृष्ण खत्री संन्यास आश्रम में आ गए थे, सन्यासी बन गए थे। उदासी साधु संप्रदाय के वो सचिव के पद पर काम कर रहे थे। स्वामी, अब उनको कहा जा रहा था, स्वामी गोविंद प्रकाश के नाम से वो अब प्रसिद्ध हो रहे थे। रामकृष्ण खत्री अब क्या बन गए? स्वामी गोविंद प्रकाश। संयोग देखिए, एक दिन स्वामी गोविंद प्रसाद की चंद्रशेखर आजाद के साथ भेंट होती है। दोनों ही साधु वेश में थे। एक चंद्रशेखर जी सुनाते हैं उसको, गोविंद प्रकाश जी को, भाई मैं तो साधु हूं, उसका तो बताता हूं, आप साधु बन गए, क्या है ये? चंद्रशेखर जी कहते हैं कि भाई एक आश्रम का महंत मरने वाला था, किसी भी ब्राह्मण वंश के बालक को गोद लेना चाहता था, जो उसके पश्चात उसकी गद्दी को संभाले, उसका उत्तराधिकारी बने और संपत्ति पर भी उसका अधिकार हो। क्रांतिकारियों ने सोचा कि किसी क्रांतिकारी को शिष्य बना दिया जाए, जिससे जब साधु की मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात वो संपत्ति, वो गद्दी, वो रहने का ठिकाना, वो संपत्ति, शस्त्र खरीदने के लिए वगैरह वगैरह के लिए वो उनको आश्रम लगा के बहुत ठीक रहेगा। तो चंद्रशेखर को उन्होंने शिष्य बना दिया। सबने निश्चय करके चंद्रशेखर आजाद को उनका शिष्य बना दिया। आजाद ने सोचा कि गुरुजी मरने वाले हैं, इनकी अच्छी सेवा कर ली जाए। आजाद की सेवा से साधु महाराज और अच्छे स्वस्थ होने लगे। स्वामी गोविंद प्रकाश से आजाद का पूर्व परिचय था, इसलिए दोनों एक दूसरे को साधु वेश में मिले, पर उन्होंने बड़ी खुल करके आपस में बातें की। आजाद ने बताया कि जिस उद्देश्य से मैं साधु बना वह तो पूरा हो नहीं रहा। वो श्रीमान जी, साधु जी महाराज
जाने का नाम नहीं ले रहे, वो तो और अच्छे स्वस्थ हट्टे कट्टे हो रहे। हाँ, मैं पुनः वापिस अपने क्रांतिकारी दल में चला जाऊंगा। गोविंद प्रकाश ने कहा, अपनी स्थिति तो अपनी स्थिति से मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से जाकर देख लिया है, केवल कुछ पहुंचे हुए साधुओं को छोड़कर शेष सब स्वार्थी और चरित्रहीन है। इनके साथ तो मेरी निपटी नहीं। यह अवस्था देख करके आजाद ने गोविंद प्रकाश को फुसलाया। कहा, अरे इस उम्र में सन्यासी होने का कोई मतलब है? इस उम्र में सन्यासी होने चले हो? कुछ करने का समय है देश के लिए। हाँ, सारी जिंदगी क्या यही करोगे? अच्छा है कि इन लोगों द्वारा पतित किए जाने के पहले क्रांतिकारी दल में आ जाओ और बंधनी भारत माता की सेवा कर ले जरा अच्छी तरह से। बात स्वामी गोविंद प्रकाश की समझ में आने लगी। वे आजाद के कहने से क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। आजाद तो पहले से ही क्रांतिकारी थे, वो तो बने हुए थे फॉर द टाइम बिंग। दोनों ने अपने अपने रंगे हुए कपड़े उतार फेंके और माला के स्थान पर रिवॉल्वर हाथ में ले लिए। हाँ, वे स्वामी गोविंद प्रकाश नहीं, अब पुनः रामकृष्ण खत्री बन गए थे। बनना क्या था, पुनः रामकृष्ण खत्री हो गए। रामकृष्ण खत्री के पास यौवन था, बलिष्ठ देह थी, सूझबूझ थी और दल के प्रति निष्ठा थी। वे क्रांति दल की सभी योजनाओं और अभियानों में सम्मिलित होने लगे। उन्हीं दिनों 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ डाउन पैसेंजर गाड़ी रोककर उसमें रखा सरकारी खजाना सब लूट लिया था। पहले से तय था, कई बार मैं बता चुका हूं इस संबंध में। इस ट्रेन डकैती के परिणाम स्वरूप बहुत जोर से घर पकड़ शुरू हुई। बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और वो भी गिरफ्तार कर लिए गए जो इसमें सम्मिलित नहीं थे। ऐसे ही सभी गिरफ्तारियों में रामकृष्ण खत्री भी गिरफ्तार कर दिए गए। उन्हें भी सभी क्रांतिकारियों के साथ लखनऊ जेल में रखा गया। जेल अधिकारियों के साथ प्रारंभिक झगड़ों और अनशनों के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों को कुछ सुविधाएं मिलने लगी थी जेल के अंदर। वे एक साथ मिल सकते थे, गपशप कर सकते थे, खेलकूद में भाग ले सकते थे। इस प्रकार का आपस में उनका, लेकिन यह सब तो चल ही रहा था, पर उनका मुकदमा खींचते खींचते बहुत लंबा हो रहा था और उन सबको ये लगने लगा था और आपस में बैठे बैठे एक दूसरे के केस पर क्या निर्णय आएगा ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी। बोर हो रहे थे। अटकलें लगाते लगाते एक दिन तय हुआ कि हम लोग स्वयं ही अपनी अदालत जेल के अंदर स्थापित करेंगे और उसके अंदर जो अलग तरह का व्यक्तित्व था, दिखने में भी और अदरवाइज भी,
वो रामकृष्ण खत्री को उन्होंने न्यायाधीश अपना बना दिया। एक नाटक। चलो भाई, वैसे ही सरकारी वकील का आरोप लगाना, सफाई वकील का अपना पक्ष रखना, ये सब चल रहा था। फिर निर्णय भी सुनाना। एक दिन जब उन्होंने निर्णय सुनाया तो कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि रामकृष्ण खत्री ने जब ठाकुर रोशन सिंह के लिए जो कुछ बोला था, उससे वो कैसे ताव खा गए थे और कैसे पीछे भागे थे, ये सब कल आपने देखा। हाँ, कल जो ठाकुर रोशन सिंह के खिलाफ जो भी उन्होंने निर्णय दिया था कल के एपिसोड में, वो कैसे भिड़ गए थे। लेकिन बाद में जज मिस्टर हैमिल्टन ने उनका फैसला सुनाया तो ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। विचित्र बात तो यह है कि स्वयं के लिए रामनाथ खत्री ने जो फैसला सुनाया था वो वैसे का वैसा आया। 6 अप्रैल 1927 को लखनऊ की अदालत ने ककोरी केस का निर्णय सुना दिया। इस निर्णय के अनुसार रामकृष्ण खत्री को 10 वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला। वो न्यायाधीश जो जेल के अंदर बाकियों को निर्णय सुना रहे थे, नाटक, न्याय का नाटक कर रहे थे, पर आज वो अंदर का वो न्यायाधीश आज अंग्रेजों की शिक्षों के पीछे 10 साल के लिए कठोर कारावास के लिए भेज दिया गया, बंद कर दिया गया। हाँ, रामकृष्ण खत्री, इनके साथ और भी नाम आए हैं। ऐसे सब अनजान, अज्ञात, एक लंबी कठोर कारावास की यात्रा सहते सहते दम तोड़ने वाले, फांसी के तख्ते पर झूलने वाले, काला पानी जैसी घोर नारकीय सजाएं लेकर के वहीं पर मरखप जाने वाले, और भी बहुत। ऐसे में वीर वीरांगनाओं का, नायक नायिकाओं का 1800 से भी ऊपर, 1800 अबाव 1800 क्रांति वीर वीरांगनाओं का मैं नाम आपके सामने ला चुका हूं, और 99% ये वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, और 1% का कहीं किसी ने कोई नाम थोड़ा बहुत सुना भी है, उसके बारे में भी कुछ नहीं जानता। कितना बड़ा अनर्थ और पाप है, अन्याय है उन क्रांति वीर वीरांगनाओं के साथ। हमें नहीं इतिहास का उनका हिस्सा नहीं बनने दिया गया, और हम तक नहीं पहुंचाया गया, हमें नहीं बताया गया। ऐसी अवस्था के अंदर 3 साल पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में प्रोफेसर था, स्वामी विवेकानंद चेहर का एक हेड था। मेरे मन में आया कि कुछ मैं ऐसा इन क्रांति वीर वीरांगनाओं के, यद्यपि मैं भी इतने नाम नहीं जानता था भाई, लेकिन कुछ बचपन से चूंकि ऐसे ही काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते 12 साल काम किया था, तो उन दिनों क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं सुनाने में मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मेरे पास भी बहुत कम था। हाँ, जितना कम था मेरे मन में था कि मैं उसको जनता तक, लोगों तक पहुंचाऊं। पर जब उस दिशा में मैं बड़ा आगे डुबकी लगाता चला गया सागर में, नीचे चलता चला गया, और वो और कई तरह के हीरे मोती बहुत गहरे बैठ जा करके दिखे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे सब लोगों के नाम मैंने आप तक पहुंचाए हैं। अभी 190 वर्ष का इतिहास, केवल 1757 से 1947, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास, उन क्रांति वीर वीरांगनाओं का जिन्होंने सशस्त्र चुनौती दी ब्रिटिश सरकार को, क्रूअल ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसा साम्राज्य जिसके काल में लगता था कि सूरज नहीं डूबता, इतना विशाल, इतना सशक्त, लेकिन भारत माँ की गोद में ऐसे समय समय पर
पुत्र पुत्रियां जन्म लेती रहीं जो अंग्रेजों को कटघरे में खड़ी करती रहीं और दुनिया के किसी न किसी कोने में रिवॉल्वर से, पिस्टल से, बंदूक से, बम ब्लास्ट से उनको सजा देती रहीं, सबक सिखाती रहीं और अपने होने का, अपने अस्तित्व का सबूत देती रहीं। हाँ, इन सब लोगों को आप तक पहुंचाने का, और ये अभी लगभग 200-300 क्रांतिवीर वीरांगना में आप तक इसी कालखंड की और पहुंचा पाऊंगा। उसके बाद जब मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का ऐसा पूरे का पूरा इतिहास जब आपके सामने रखूंगा, ऐसे ही अज्ञात अनजान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, ऐसे ही नायक नायकों को, शौर्य और वीरता के कमाल के प्रश्न लिखने वालों को, अनजान अज्ञात जब मैं आपके सामने लाऊंगा, आपको और भी अच्छा लगेगा। मेरा ये प्रयास है अज्ञात को आपके सामने लाने का। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।